Modi, Abhishek, Himanshu. Good morning to all of you, and welcome to India's largest learning platform UPSC CSC in हिंदी अन अकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रदीप कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोग सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। होते हैं तो ये फैसिलिटी होता है उसके द्वारा रिवीजन, क्योंकि अगर मैंने आता है इसमें ऑप्शनल है तो 50 रुपया हो जाएगा। कितना हम लोग अपनी क्लास कितना हो जाएगा? 24,750 रुपया हो जाएगा। तो गुड मॉर्निंग सभी को, विजय, राखी, रामपाल और शिवानी। चलिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग वायसराय देख रहे थे ना, वायसराय के बारे में पढ़ रहे थे ना, और आज की क्लास में हम लोग को कौन से वायसराय के बारे में पढ़ना है? तो लॉर्ड विलिंगटन के बारे में। किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है? लॉर्ड विलिंगटन के बारे में। विलिंगटन के बारे में। अगर लॉर्ड विलिंगटन के बारे में मैं आप लोगों से पूछूं, इनका समय अवधि कब से कब तक रहा, या वायसराय कब से लेकर कब तक बने हुए रहे, तो ये 1931 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक यह वायसराय बने हुए थे। अब यहाँ पे हमें ये जानना पड़ता है, ये जानना जरूरी होता है। देखिए पीपीटी मैंने हटा दिया है ताकि आप लोग लिख सको। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर लिखने के लिए लिख नहीं पा रहे लोग, तो देखिए मैं साथ में लिखते हुए चल रहा हूँ। सो गुड मॉर्निंग, साथ में आप लोग समझते हुए चलेगा और प्लस में लिखते हुए चलेगा। देखिए हमें जब वायसराय पढ़ना होता है ना, तो वायसराय में सिर्फ एक चीज हम लोग को यह जानना होता है कि इनके समय में कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। उन कार्यों के बारे में हम लोग को जानना है। गुड मॉर्निंग अर्चना, ठीक है, उन कार्यों के बारे में हम लोग को जानना है। जैसे अगर मैं आप लोग से बोलता हूं कि इनके समय में 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931, 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच में क्या चला हुआ था? सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें राजपूताना जहाज से महात्मा गांधी पहुंचे हुए थे। लेकिन महात्मा गांधी की बातों को नहीं मानने के कारण महात्मा गांधी जो है वापस चले आए उस मीटिंग से। मतलब इनके जाने का कोई भी खास फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो इन्होंने ये इस समय कौन सा हुआ था आप लोग लिख लीजिएगा, सेकंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में अगर आपसे कहा जाए तो तीनों का तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पे संपादित हुआ था? तो लंदन के जेम्स पैलेस में। कहां पर संपादित हुआ था? तो लंदन के जेम्स पैलेस में। अब जब ये यहां से, सर टाइम चेंज हो गया क्या क्लास? नहीं जी 5 बजे टाइमिंग में कल क्लास नहीं हो पाई थी ना आप लोगों की ज्योग्राफी क्लास, तो इसीलिए अभी मैंने इस क्लास को ले लिया। तो कल की क्लास ना हो पाने के कारण मैंने लिया ये क्लास, और आज 5 बजे है, आज 12 बजे भी है, 5 बजे भी है। तो लंदन के जेम्स पैलेस में यह सम्मेलन हुआ था। दूसरा यहां पर घटनाक्रम ये होता है कि 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को जो गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? रैमसे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था उनका? रैमसे मैकडोनाल्ड। तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने क्या किया? भारत के लिए अलग अलग जाति के लिए अलग अलग चुनाव की घोषणा कर दी। 3 बजे होगा क्या? करंट अफेयर्स का होगा। रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषणा कर दिया गया, और उसे क्या कहा गया? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। तो यहां पर इनके द्वारा सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किया गया। और सांप्रदायिक, गुड मॉर्निंग महेश, गुड मॉर्निंग, ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा यहां पर था क्या अगर पूछा जाए तो? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा का मतलब यह हुआ कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, अर्थात पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दे दिया गया। पृथक निर्वाचन का अधिकार, हर एक कास्ट के लिए अलग अलग निर्वाचन का अधिकार दिया गया, और इसे ही क्या बोला गया? इसको ही कहा गया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। आप लोग साथ में नोट्स बनाओगे तो आप लोग के लिए सही होगा, नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को उतना अच्छा ये लग पाएगा क्लास। देखिए सीधा सा है, मैंने क्या बताया, 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच में सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और यह सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी पहुंचे हुए थे पार्टिसिपेशन करने के लिए, लेकिन इनकी बातों को नहीं एक्सेप्ट करने के कारण यह वापस लौट आते हैं। और लंदन के यह जेम्स पैलेस में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन था? रैमसे मैकडोनाल्ड। जब ये महात्मा गांधी लौट आए तो सिख अलग अलग निर्वाचन मंडल की डिमांड कर रहे थे, दलित वाले अलग कर रहे थे, आपके अम्बेडकर जी मतलब अलग कर रहे थे, और सिखों के द्वारा अलग किया जा रहा था, मुस्लिम लीग के द्वारा अलग किया जा रहा था। तो इसी को देखते हुए रैमसे मैकडोनाल्ड को लग गया कि अब अगर हम डिवाइड एंड रूल कर देते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। तो इसी कारण उसने क्या किया? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दिया, अर्थात पृथक निर्वाचन मंडल की उसके द्वारा घोषणा कर दिया गया। जब इसके द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, तो जब एक्सेप्ट कर लिया गया तो महात्मा गांधी चूंकि इस चीज को समझ रहे थे कि अगर अंबेडकर जी मान लेते हैं तो उनके साथ जो युवा पीढ़ी जो जुड़ी हुई है, दलित वर्ग जो जुड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर लेगी। इस चीजों को देखते हुए महात्मा गांधी उस समय यरवदा जेल में, पुणे के यरवदा जेल में बंद थे। उन्होंने ये कहा कि मैं अनशन पे बैठ जाता हूं, मैं भूख हड़ताल करता हूं, जब तक भीमराव अंबेडकर अपने मतलब कि पृथक निर्वाचन मंडल को वापस ना कर ले। कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो पृथक निर्वाचन मंडल को ये अलग ना कर ले, और इसी कहा जाता है पूना पैक्ट। वहां भीमराव अंबेडकर जी पहुंचते हैं और महात्मा गांधी के साथ उन्होंने क्या किया? समझौता किया कि मैं पृथक निर्वाचन मंडल पे हस्ताक्षर नहीं करूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं लड़ूंगा। तो उसे कहा जाता है पूना पैक्ट। और ये कब हुआ था? 25 सितंबर। कब हुआ था? 25 सितंबर 1932 में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, क्या नाम था इसका? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये तो महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, यरवदा जेल में बंद थे पूना के, तो यरवदा जेल में ही अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते हैं, मिलने गए हुए थे। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर जी मिलने गए हुए थे और वहीं पर पूना पैक्ट होता है दोनों के बीच में। तो ये कभी कभी सन डेट पूछ देता है, तो याद रखिएगा 25 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ। और फिर महात्मा गांधी जेल से ही सेकंड द्वितीय यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या कर दिया? शुरुआत कर दिया। तो 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत फिर से हो जा रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? पुनः आरंभ हो गया। इसकी क्या है? पुनः शुरुआत हो जा रहा है। और 1932 में एक और महत्वपूर्ण काम होता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। कहां पर स्थापना हुआ था? जल्दी से एक बार आपको बताइए तो, किसका? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर हुआ था? देहरादून। वेरी गुड अभिषेक, इसका स्थापना कहां हो जाता है? देहरादून में हो जाता है। तो ये कब किया गया था? यह डेट भी आप लोग याद रखिएगा, यह कब किया गया था? तो 1932 में किया गया था। फिर आगे अगर हम लोग देखते हैं तो 1932 में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव किया गया। कौन सा? तृतीय
गोलमेज सम्मेलन। और इस सम्मेलन में भी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया और इसीलिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी जो हुआ यह असफल हो गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन पूरी तरीके से असफल हो गया। एक घटना घटित होती है 1933 में। 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे। विश्वविद्यालय के छात्र, क्या नाम था उनका? चौधरी रहमत अली। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा बाहर बैठकर, कॉलेज के बाद ये लोग बाहर बैठकर चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते इन लोगों ने एक पाकिस्तान देश की, मतलब पाकिस्तान शब्द का इन्होंने क्या कर लिया कि हम लोग का एक अलग देश होगा और उसका नाम क्या होगा? पाकिस्तान होगा। इन लोगों के द्वारा जो पाकिस्तान शब्द का उच्चारण किया गया था ना, इनका यह कहना था पाकिस्तान यानी कि पाक और किस्तान, यानी कि पाक यानी कि एक प्रकार से वैसे जमीन जहां पर पाक लोगों का निवास होता है, जहां पर शुद्ध लोगों का निवास होता है, उन लोगों की भूमि जो है वो क्या कहलाएगी? पाकिस्तान कहलाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि नामोच्चारण में कोई ये नहीं है कि आप कौन सा नाम रखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इससे पड़ता है कि आपका काम किस प्रकार से है। ठीक है, तो नाम तो यहाँ पर इन लोगों के द्वारा क्या रखा गया? एक प्रकार से वैसा जमीन जिसका, जहां पर एक प्रकार से वैसा जमीन जहां पर पाक लोग रहा करते हैं, जहां पर शुद्ध लोग रहा करते हैं, उसे कहा जाता है पाकिस्तान। लेकिन हमें पता है कि विश्व में सबसे ज्यादा आतंकवादी यही रहते हैं। तो तो जो नाम कहा जाता है उसकी प्रवृत्ति से बिल्कुल अलग वहां के लोगों का नेचर हो जाता है। तो याद रखिएगा 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र के द्वारा ये नाम दिया गया था, पाकिस्तान शब्द का उच्चारण हुआ था। चलिए अब अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, 1933 तक की कहानी हो गई। 1934 में अगर हम लोग देखें, 1934 में तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यहां पर क्या हो गया? समाप्त हो गया। और यही वो समय है, 1934 का समय है कि बिहार में भयंकर अकाल पड़ा। जो बिहार है उसमें भयंकर क्या हो रहा है? अकाल पड़ता है। हाँ, 1934 में ही। तो आधुनिक भारत के सबसे भयंकर अकालों में से एक जो होता है, माना जाता है बिहार का 1934 का अकाल, और यह 40-42 तक रहा और इसमें लगभग 15 से 20 लाख लोगों की, ये आप कह सकते हो सीधा 1/3 जनसंख्या इसमें मर चुकी थी। आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि इसके मतलब कि अकाल कितना बड़ा होगा। इसी समय आगे एक कड़ी अगर हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं 1935, इसके बारे में 1935 का देखा जाए तो सभी को पता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या होता है? पास होता है। और 1935 में पास कराने के जस्ट एक साल के बाद 1936 में 21 जनवरी 1936 को क्या हुआ कि जो जॉर्ज पंचम थे, ठीक ना, तो जॉर्ज पंचम का यहां पर क्या हो गया? निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। और जॉर्ज पंचम की मृत्यु हो जाने के बाद अब गद्दी पर कौन से बैठते हैं? एडवर्ड टेट का क्या हुआ? राज्यारोहण हुआ। तो एडवर्ड टेट का 8वें नंबर के एडवर्ड का क्या हो रहा है? राज्यारोहण हो रहा है। और जॉर्ज पंचम की 1936 में ही मृत्यु हो गई। ये टोटल कहानी हम लोगों ने लॉर्ड विलिंगटन के बारे में देखा। ये पूरा का पूरा पॉइंट जो हम लोगों ने देखा है, ये लॉर्ड विलिंगटन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। तो आई थिंक अब कोई आप लोग के एक बार उंगलियों पे करके आप लोग डेट्स के तरीके से याद करोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कोई हार्ड नहीं है, हाँ, कोई हार्ड नहीं होता। ये जरूरत होता है इसको सिस्टमेटिक तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ने की, बस। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं 1936 तक की कहानी हो गई है ना। तो 1936 में अब भारत में वायसराय बनके कौन आता है? भारत में वायसराय बनके कौन आता है? तो 1936 में जो भारत में वायसराय बनके आता है उसका नाम होता है लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए कितना अच्छा नाम है ना, लॉर्ड लिनलिथगो। और लॉर्ड लिनलिथगो का शासन कार्य यानी कि वायसराय पद पे यह 1936 से लेकर 1944 तक बना हुआ रहा। या कब से लेकर कब तक बना था? 1936 से लेकर 1944 तक यह बना हुआ था। अच्छा, अब इसके शासनकाल में कौन-कौन सी घटनाएं हुई, उन सभी घटनाओं को एक-एक करके हम लोग देख लेते हैं। अगर लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में देखा जाए तो सबसे प्रथम भारत में यही वो समय है जब भारत में प्रथम आम चुनाव होता है। कौन सा? प्रथम आम चुनाव होता है। प्रथम आम चुनाव कब से कब तक हुआ था? 36 से लेकर 37 तक प्रथम आम चुनाव हुआ था। और यही प्रथम आम चुनाव में जो कांग्रेस है, 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली थी। 6 प्रांतों में, ये पूछ देता है कभी-कभी आपके पेपर में कि टोटल कितने प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली हुई थी। तो टोटल कितने प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिली हुई थी? तो 6 प्रांतों में मिली थी। तो 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की क्या हुई थी? प्राप्त हुई थी। और इसी समय में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही देखा जाए तो प्रथम बार, या पता नहीं कितनी बार हमारे पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि प्रथम बार गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। हाँ, अधिवेशन हुआ। प्रथम बार गांव में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और कहां हुआ था? मैं आप लोगों से आंसर एक बार जानने का प्रयत्न करूंगा। मैंने जीती, हाँ, पंजाब में और बंगाल में जी, बिल्कुल सही सानिया। ठीक है, कहां हुआ था? फैजाबाद, वेरी गुड। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ था? कोई बात नहीं, आप लोगों ने आंसर जो दिया सही है, फैजपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? फैजपुर में हुआ था। और अब क्वेश्चन ये आता है कि फैजपुर है कहां पर? बंगाल में है। और यहां पर जो अधिवेशन हुआ था प्रथम बार फैजपुर में, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसके अध्यक्ष कौन से बने हुए थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन से बने थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। यही वो समय है जब 1938 में, कब? 1938 ईस्वी में इंडियन ट्रेड यूनियन का गठन किया गया। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का क्या किया गया? गठन किया गया। और 1938 के समय में ही कौन सा? हिंदू महासभा का भी गठन किया गया। ठीक है, और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसका
अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो बीडी सावरकर को। अच्छा, अब आ रहा है ना नोटिफिकेशन। अच्छा, पता नहीं क्यों अनअकैडमी से मेरे साथ कर रही है, इतने लेट में नोटिफिकेशन मेरे बच्चों के पास भेज रही है। ठीक है, 1938 में ही हिंदू महासभा का गठन किया जा रहा है और उसके अध्यक्ष पद पर किसको बैठाया गया? बीडी सावरकर को बैठा दिया गया। ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? एक बार बताइए तो, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्योंकि पूछा जाता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना अगर आप लोगों से पूछा जाए तो कब किया गया था? हाँ, 1900, बिल्कुल गलत है सौरभ आपका। इसकी स्थापना किया गया था अप्रैल 1939 में। कब किया गया था? अप्रैल, हाँ अब सही आपका, अप्रैल 1939 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी क्या है? स्थापना किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। तो आई थिंक ये तो सभी हम लोग कहानी आगे जब पढ़ेंगे ना, इसके बारे में ऐसा नहीं है कि हम लोग को नहीं जानना, जानना तो है और पढ़ना भी है, लेकिन अभी मैं इस लोगों को बॉर्डर और वेस्टराय के क्रम में टोटल घटनाएं मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसलिए समझिए। इसी समय सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई थी। वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई थी और शुरुआत कब हुआ था? तो ये शुरुआत हुआ था 3 सितंबर 1939 को। कब हुआ था? 3 सितंबर 1939 को इसका सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जा रहा है। अब लिनलिथगो जो था ये चाहता था कि भारत का साथ मिल जाए, क्योंकि इतनी बड़ी जो एक जनसंख्या है, वह जनसंख्या और वो भी युवा जनसंख्या, तो वो अपने फायदे के लिए अपने तरफ से लेकर युद्ध लड़ना चाहता था। और यही रीजन रहा कि भारत का साथ पाने के लिए, भारत का साथ पाने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया? लिनलिथगो इसने क्या किया? तो भारतीयों का साथ पाने के लिए ही इसके द्वारा 8 अगस्त 1940 को, कब? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को कौन सा प्रस्ताव लाया गया? अगस्त प्रस्ताव। कि इसमें यही था कि, हाँ अपराजिता गुड मॉर्निंग, इसमें यही था कि अब मैं आप लोगों को स्वतंत्र डोमिनियल स्टेट का जो दर्जा दूंगा, आप साथ दीजिए, आपको हर एक प्रकार का स्वतंत्रता मुहैया कराया जाएगा, लेकिन एग्जाम के लेकिन आपके वर्ल्ड वार के बाद, प्रथम वर्ल्ड वार में भी भारतीयों के साथ धोखा हो चुका था, इसलिए भारतीय अब इनके किसी भी जाल में नहीं आ रहे थे, नहीं आना चाह भी रहे थे। और यही रीजन रहा कि जो कांग्रेस रहा, जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, जस्ट मैंने बताया है, हाँ पागल बनाया था प्रथम में, तो यहाँ भी पागल बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन भारतीय यहाँ पर थोड़े बहुत तेज हो चुके थे, उनका माइंड काम करने लगा था। और यही रीजन रहा कि इन्होंने क्या किया? कांग्रेस ने सबसे प्रथम बार, तो कांग्रेस ने मंत्रिमंडल पद से ही क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया, मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दिया। तुम अगस्त प्रस्ताव लेके आओ और हम सिग्नेचर करने से पहले और उस प्रस्ताव को पारित करने से पहले ही हम त्यागपत्र देते हैं, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम हारो या जीतो। लेकिन यहीं पे मुस्लिम लीग जो थी उसने क्या किया? 23 सितंबर 1939 को, कब? 23 सितंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? मुक्ति दिवस। याद रखिएगा इस लाइन को कि, हाँ मुक्ति दिवस, याद रखिएगा इस लाइन को। जब कभी भी आपसे पूछा जाए, जब कभी भी पूछा जाए कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो याद रख लेना 23 सितंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। याद रहेगा आप सभी को, 23 सितंबर 1939 को। फिर जो महात्मा गांधी जो थे ना, प्रथम विश्व युद्ध में तो बार बार बोल रहे थे कि अंग्रेजों का साथ दो, अंग्रेज तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट होने के साथ ही अंग्रेज तुमको आजाद कर देंगे, इस प्रकार की बातें कर रहे थे। और गुड मॉर्निंग राहुल, ठीक है ना, और इस प्रकार की बातें करते हुए वो ये बताने का प्रयत्न कर रहे थे कि साथ देना चाहिए। और यही रीजन है कि सार्जेंट ऑफ इंडिया की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। लेकिन जब यहाँ सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होता है ना, तो महात्मा गांधी इतने दिनों से जो आंदोलन कर रहे थे, उनके पास भी नॉलेज हो चुका था, और उन्होंने ये कहा कि मेरे भारतवासियों, आप कभी भी सेकंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का साथ ना दो। तो सेकंड वर्ल्ड वार में साथ ना देने के लिए आप लोग अपना नोट्स ऐसे ही बनाना, बहुत इजी हो जाएगा। आप देखना प्रीलिम्स के पेपर जब देने जाओगे ना, तो इस प्रकार के नोट्स अगर आपके पास रहेगा तो आप लोग बहुत जल्दी रिवीजन कर लोगे, और एक भी सिंगल पीस भी जो होता है छूटने वाला नहीं है। प्रशांत गुड मॉर्निंग। तो गांधी जी ने क्या किया? और यही रीजन रहा कि गांधी जी भी जानते थे कि अगर हम अंग्रेजों के विरोध में बात करेंगे, तो प्रथम युद्ध में मैं साथ देने की बातें कर रहा था, तो मेरा इतना अंग्रेज रथों पे लेके घुमा रहे थे, लेकिन अब मैं इनके विरुद्ध हूं, तो ये मेरे को जेल में डाल देंगे। नहीं जी, उससे नहीं हम, ठीक है। और यही रीजन रहा, इन्होंने क्या किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। इनके द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह हो रहा है, बट मैंने पूछा कोई रिप्लाई नहीं। अच्छा, गुड मॉर्निंग मिसू। अभी मैंने बताया ना, नहीं कि अभी जस्ट आपका कितना आधे घंटे हुआ है क्लास को स्टार्ट हुए। तो सत्याग्रह आंदोलन का एमएल है, मुस्लिम लीग है, या मुस्लिम लीग हो गया, एमएल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है, एमएल मुस्लिम लीग। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब किया गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था। और सेकंड क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि कहां से स्टार्ट किया गया था? तो इसकी शुरुआत हुआ था पवनार आश्रम से। कहां से हुआ था? पवनार आश्रम से किया गया था, और फिर 17 दिसंबर को स्थगित कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया था। तो 17 अक्टूबर 1940 को शुरुआत किया गया था, और 17 दिसंबर को इसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क यह आता है कि सबसे पहला सत्याग्रही कौन थे? पहला सत्याग्रही सभी बच्चों को पता होगा कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। फिर अगर आपसे यह पूछा जाए कि दूसरे नंबर के सत्याग्रही कौन थे, तो सेकंड नंबर के सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू सेकंड नंबर के सत्याग्रही होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए तीसरे नंबर के सत्याग्रही कौन से थे, तो तीसरे नंबर के सत्याग्रही कौन से थे? तो ब्रह्म, क्या नाम था? ब्रह्मदत्त। तो ये टोटल क्या रहा इनके बारे में, सत्याग्रह के बारे में कुछ पॉइंट्स रहा। और आई थिंक अब आप लोग के मन में थोड़ा बहुत जो डाउट्स होगा वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जब लॉर्ड लिनलिथगो को यह समझ में आ गया कि भारतीय उनका साथ देने वाले नहीं है, और यही रीजन रहा कि उन्होंने पाकिस्तान जो मांग किया जा रहा था, उस पाकिस्तान के मांग को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, आप लोग नहीं देना चाह रहे हो, साथ तो मत दो, तो हम आप लोगों में क्या करेंगे? फूट डलवा देंगे। तो इन्हीं के समय में लिनलिथगो
कि समय पर ही प्रथम बार क्या हुआ, पहली बार पाकिस्तान की मांग तेज कर दी गई और पाकिस्तान की मांग को जो तेज किया गया था उसको, सॉरी, जो पाकिस्तान का मांग था उसको क्या कर लिया गया, 1940 में एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, 1940 में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और मई 1940 में ब्रिस्टल चर्चिल ब्रिटेन के क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। या प्रधानमंत्री कब बने थे, तो मई 1940 में ब्रिस्टल चर्चिल ने, जो चर्चिल थे वो आपको पूछा जाता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय वहां के पीएम कौन थे, ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय अगर पूछ दिया जाए कि ब्रिटेन के पीएम कौन थे तो चर्चिल महोदय क्या थे, पीएम होते हैं। और मैंने अभी जस्ट बताया कि 8 अगस्त 1940 को कौन सा प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव वही है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में, सेकंड विश्व युद्ध में भारतीयों को मैक्सिमम शामिल करना और युद्ध कराना। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो 23 मार्च 1942, कभी कभी आपके पेपर में ना इसको क्रमबद्ध तरीके में सजाने के लिए भी दे देता है, तो 2 बार 3 बार अपनी आंखों से देखते रहो, क्लास का रिवीजन बार बार करते रहो और उसके बाद आप खुद देखोगे कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स याद हो जाएगा। तो 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन क्या आया, भारत आया। और अब यहां पर क्रिप्स मिशन कह रहा था कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के लिए क्या है, तैयार है। भारतीयों ने कहा कि भाई साहब, जो हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा आप देने के लिए अभी बोल रहे हो, इस चीज को तो हम लोग बरसों पहले बुला दिए हैं, बरसों पहले बुला चुके हैं कि अब हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा चाहिए ही नहीं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए। अब तुम हमारे देश से जाओ, तुम्हें हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई भी जरूरत नहीं है। और इस क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन से होते हैं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स होते हैं। क्या नाम होता है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स होते हैं। ये क्रिप्स मिशन के आपके अध्यक्ष पद पे होते हैं। गांधी जी ने यही बात कहा, ये कथन पूछ देता है तो गांधी जी ने यही जो क्रिप्स मिशन आया हुआ था इसको ये कहा कि भाई साहब, आपको अपने देश का तो पता नहीं है कि आप जीतोगे या हारोगे, और आप आ रहे हो हमारे देश के लिए डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने। और ये भी कहा कि देखो, ये बातों में तुम्हारी सच्चाई भी नहीं झलक रही है, अर्थात यह अगली तारीख का चेक है। ठीक है ना, भारत छोड़ो अभियान। जी हाँ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि यह अगली तारीख की क्या है, चेक है। तो यह कभी भी पूछा जाए कि अगली तारीख की चेक है, यह बातें किसने बोला था, तो यह बातें जो बोलने वाले हैं वो महात्मा गांधी ने कहा था। और वहीं पर देखा जाए नेहरू जी ने इसे क्या कहा, नेहरू जी ने यह कहा, जिसका बैंक दिवालिया होने वाला हो या नष्ट होने वाला है, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा, यह अगली तारीख की चेक है। मतलब बैंक में जाते हो तो चेक देकर पैसे निकाल लेते हो ना, तो ये आगे की तारीख का कि सेकंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट होने के बाद हम आपकी बातों को सुनेंगे। ये बोले कि अगली तारीख की क्या है आपका, यह चेक है। और दूसरी बात यहां पर क्या है, जिसका बैंक ही दिवालिया हो गया हो वो हमें चेक प्रदान कर रहा है। तो ये एक दूसरे का सपोर्ट किए और फिर आगे आकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक नई कड़ी जुड़ गई। और नई कड़ी कौन था, 14 जुलाई, याद रखना यह डेट, 14 जुलाई 1942। याद रखिएगा, भारत के इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण तारीखों में से एक तारीख है 14 जुलाई। ऐसे याद कर लेना, 14 फरवरी होता है ना, ये तो सभी को याद रहता है, तो जुलाई कर लेना, अब तो याद हो जाएगा। 1942, तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, कहां पर, तो वर्धा में भारत छोड़ो अभियान पारित किया गया। छोड़ो आंदोलन कर लीजिए, क्या किया गया, पारित किया गया। कहां पर, हाँ ठीक है, तो वर्धा में यह पारित किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। और फिर 1943 में हम लोग, आप देखना पूरा एक बार मैंने सीरीज करके बता दिया पूरी घटनाक्रम का। और फिर हम लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे ना, तो एक एक की कहानियां हम लोग देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन सा कहानी हुआ था, कैसे कौन सा घटना घटित हुआ था, उसके बारे में देखेंगे। अच्छा, 1943 में कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट था 1943 का, 1943 में था आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। और कहां पर, सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस यहां पर पहुंच चुके थे और उन्होंने वहां जाकर आजाद हिंद फौज की नींव डाल दी। 1944 में लॉर्ड लिनलिथ के सबसे अंतिम समय में 1944 में कराची में अधिवेशन हुआ, ठीक ना, कराची में अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन किसका अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम लीग का। किसका अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम लीग का। और इसमें अंग्रेजों ने भी पार्टिसिपेट किया था और भारत में यही से शुरू हो गया, नारा दिया गया बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। याद रखिएगा, कभी भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग के कौन से अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। तो बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था कराची अधिवेशन में 1944 में। और यह किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड लिनलिथ के समय में हुआ था। ठीक है ना, पूरा मुस्लिम लीग का जो था बहुमत था इसमें। अब आइए, और मेन थे जिन्ना, ठीक ना, मेन यहाँ पे आ गए थे जिन्ना। और क्यों हुए थे उसके पीछे हम लोग कहानी देखेंगे। अब इसके बाद भारत के वायसराय जो बंद कराते हैं, ये क्लास इसी टाइम में होती है क्या सर, सुबह 12 बजे होती है। डेली ये क्लास 12 पीएम में है, आज भी ये क्लास 12 पीएम में है। ये कल क्लास नहीं हो पाई थी 12 पीएम में, तो ये मॉर्निंग में 9 AM में मैंने क्लास कर दिया। ठीक है, अब किसके द्वारा किया जाता है, लॉर्ड वेवेल। अब भारत के जो वायसराय बन के आते हैं, वह अब भारत के वायसराय कौन से बन के आते हैं, लॉर्ड वेवेल। और यह कब से लेकर कब तक, 44 से लेकर 47 तक। कब से लेकर कब तक, तो 1944 से लेकर 1947 तक लॉर्ड वेवेल यहाँ के वायसराय बनते हैं। अब इनके समय में कौन कौन सा, अभी कितने बच्चे दिख रहे हैं सर लाइव में तो 25 बच्चे हैं अभी। हाँ, अंत आ गया इन लोगों का, भारत छोड़ने का अंत इन लोगों का आ चुका है। यही तो इतिहास की खासियत है कि जब हम लोग डूबते हैं इसमें अच्छे तरीके से, जब हम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत मजा आ जाता है। ठीक है, और अभी तो मैं केवल फैक्ट्स बता रहा हूँ, कहानियां तो भी बाकी है स्वतंत्रता संग्राम वाला। तो इसी के बाद जस्ट हम लोग जब 12 बजे वाली क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो हम लोग स्टार्ट ही करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से।
काफी अच्छा समझ में आता है सर। मैंने आपकी मेडिकल हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट सीरीज देखी है, काफी हेल्पफुल है। थैंक यू, इसे कंप्लीट में करवाऊंगा। ठीक है, बस आप लोगों का साथ लाइव क्लास में चाहिए मैक्सिमम, तभी तो, क्योंकि आप लोग साथ दोगे तभी तो हम लोग भी तो साथ देंगे ना। यहाँ देखिए, लॉर्ड बैबल का के समय में कौन कौन सी घटना हुई थी। सबसे पहला हुआ था शिमला सम्मेलन। कौन सा हुआ था? शिमला सम्मेलन। अगर हम लोग शिमला सम्मेलन पे नजर डालते हैं, यह कब किया गया था? 25 जून 1945 को। कब किया गया था? 25 जून 1945 को। और 25 जून 1945 को हुआ क्या था कि वेवल के द्वारा अब यहाँ पर नेहरू को, यानी कि कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग में मेन कौन से हो गए थे? जिन्ना। तो जिन्ना को एक साथ बुलाया गया था, ठीक ना। अच्छा, मैराथन क्लास अटेंड किया था 10 आवर का, वेरी गुड प्रशांत। तो देखिएगा, मैं उसमें ये नहीं करूंगा ना कि मैराथन क्लास में जो चीजें पढ़ाया वो फिर से यहीं पे पढ़ाऊं, ऐसा नहीं करूंगा, आगे वाला पार्ट में लेके चलूंगा, ताकि जिन्होंने पहले मेरी क्लासेस कर ली है उनका जल्दी से कंप्लीट हो जाए, और फिर एक बार फुल पैकेज में मैं इसको रिवीजन करवा दूंगा। तो 25 जून 1945 को क्या हुआ? तो वेवल के द्वारा जिन्ना को बुलाया गया और नेहरू जी को बुलाया गया। वेवल द्वारा दोनों पार्टियों को क्या किया गया? बुलाया गया। लेकिन जब दोनों पार्टियों को बुलाया जा रहा है तो जिन्ना पूरी तरीके से जिद पर अड़ चुके थे कि मुझे स्वतंत्रता, मुझे जो है अलग पाकिस्तान चाहिए। अच्छा, एक बात पे आप लोग गौर करते हैं क्या? जब रहमत चौधरी अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का नाम दिया गया था, तो यही मोहम्मद जिन्ना थे जिन्होंने उस कागज को फाड़ कर फेंक दिया था। मतलब भारत में रह के ही वो आंदोलन करना चाहते थे, और यह वही जिन्ना है जो अब अलग अपने देश की डिमांड कर रहे हैं, अलग अपने देश की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? ऐसा क्या कारण था? सबसे बड़ा कारण बताया जाता है नेहरू का जिद और जिन्ना का जिद। नेहरू और जिन्ना के दोनों जिद आपस में क्या हो गया? जुड़ चुका था। जैसे जुड़ा नहीं था, विरोधी हो चुका था। जैसे स्वतंत्र भारत का प्रथम पीएम नेहरू भी बनना चाहते थे। समझना, यहाँ पर लाइन समझना, कंसेप्ट क्लियर होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम पीएम नेहरू भी बनना चाहते थे और जिन्ना भी बनना चाहते थे। दोनों के दोनों स्वतंत्र भारत का प्रथम पीएम बनना चाहते थे। जबकि नेहरू को यह बात पता था कि जिन्ना ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, क्योंकि इनको ब्लड कैंसर है। तो उनके कैंसर की बीमारी के बारे में नेहरू को पता था कि मैक्सिमम 2 से 4 साल तक ये जीवित रह पाएंगे, जब तक पैसा ज्यादा लगेगा तभी तक जिंदा। तो अगर नेहरू चाहते तो उनको बनाने देते कि बन जाओ, कोई बात नहीं है, मरना तो है ही आपको, ये करने देते। लेकिन नेहरू ने भी जीत पकड़ लिया था कि जिन्ना क्यों। और गांधी के सबसे प्यारे कौन थे? नेहरू थे। एक गलती तो यह मानी जाती है, गलती जो कुछ भी हो। अच्छा, उसके बाद आप क्लासेस कंटिन्यू देखते हैं। लव शर्मा, वेरी गुड, बता दूंगा कॉल पे, एक बार ये समझिए। तेरा तो ये कर, दूसरी गलती ये मानी जाती है कि 1937 का जो चुनाव हुआ था, तो चुनाव में ये कहा गया था कि मध्य प्रांत का, समझिएगा, जो मध्य प्रांत है उस मध्य प्रांत में कोई भी जीते, चाहे वो भाजपा जीते और चाहे वो कांग्रेस जीते, सॉरी, चाहे वो कांग्रेस जीते चाहे वो मुस्लिम लीग जीते, पार्टी जो बनेगी ना वो दोनों की मिलाकर संयुक्त बनेगी। यह कहा, ये नेहरू के द्वारा इस बात को कहा गया था। चुनाव हुआ, क्योंकि नेहरू के मन में, कांग्रेस के मन में यह था कि मध्य प्रांत में मैक्सिमम सीटें मुस्लिम लीग लेकर आएगी। चुनाव हुआ, और चुनाव के बाद जब रिजल्ट देखा गया तो उस प्रांत में, मध्य प्रांत में कांग्रेस ने बाजी मार लिया था। और कांग्रेस को जब मैक्सिमम सीटें मिल गई तो कांग्रेस भाई क्यों मुस्लिम लीग को मिलाए? यही वो समय है जब नेहरू ने पूरी तरीके से मुस्लिम लीग को अपने से अलग कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ मिलाकर पार्टी नहीं बनाऊंगा। और यही वो समय है जब जिन्ना के दिमाग पर यह बैठ गया कि अगर मुस्लिमों का एक अलग प्रांत होता तो मैं वहां का पीएम बन जाता। और यही से जिन्ना कहीं ना कहीं एक अलग देश की डिमांड को तेज कर दिए। चाहे किसी भी कीमत पर उनको अलग देश चाहिए था और उनको पीएम बनना चाहिए था। बंटवारा तो वह भी नहीं चाहते थे जिन्ना भी, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी हिट जो होता है, टकराने के कारण बंटवारे का रुख जो होता है अपना लिया। और एक बार कहा जाता है कि तीर जो है म्यान से बाहर अगर निकल जाए तो उसको रोक पाना मुश्किल हो जाता है। और यही वो कारण है कि जिन्ना के द्वारा जब बांटने की जो बातें निकल गई तो उसके बाद वो चाहकर भी अंतिम समय में उनके शब्द लिखे गए हैं जिन्ना के, कि मेरे द्वारा नहीं बोलेगा। जहां पर जो इंसान सही है ना, वहां हम लोग, एक विद्यार्थी है, वहां हम लोग को सही कहना है, और जहां जो गलत है ना उसको वहां पर गलत कहना है। तो जाते हुए जिन्ना भी बहुत मायूस थे और भारत को छोड़कर वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको जाना पड़ा, क्योंकि अगर वो नहीं जाते तो फिर शुरू से जिस पर आंदोलन किए थे वो उनका खराब हो जाता। हाँ, नेतागिरी बिल्कुल। और आज भी देश को बांटने पर उतारू हो गए हैं या नेता लोग। हम लोग कभी बटे हुए नहीं रहते हैं। आप देखना, गांव में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, दोनों में प्रेम भी है, लेकिन एक बार जब इलेक्शन का समय होता है उस समय ऐसी आग लगती है कि दोनों एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। सोचने वाली बात तो यह है, आखिर ऐसा क्यों, क्या रीजन है? इतिहास से यही सीखने को हमें मिलता है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि जिन्ना के जीत के कारण यह क्या हो गया? असफल रहा। जिन्ना के जीत के कारण यह पूरी तरीके से क्या हो गया? असफल हो गया। चलिए अब देखिए, यहां पर जो चुनाव हुआ था, चर्चिल जो बने हुए थे, चर्चिल अब हट रहे हैं, चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद लेबर सरकार आती है जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से काफी ज्यादा सिंपैथी रखती थी। लोभी था पीएम बनने के लिए, हम कह सकते हो चाहते थे, क्योंकि उनको यह बात पता था कि स्वतंत्र भारत का प्रथम पीएम बनने के बाद पूरी लाइफ नाम रहेगा, तो पूरा लाइफ नाम रहेगा, मतलब हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो जाएगा। ये कौन छोड़ना चाहेगा भाई? कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। और वो भी, और गांधी जी के प्रिय थे ना, आप देख ही रहे हो, सुभाष चंद्र बोस योग्य थे, लेकिन गांधी जी के प्रिय होने के कारण उनको 1939 का अधिवेशन का अध्यक्ष बनने के बाद भी उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो बहुत सारी चीजें हैं, इतिहास में लोग चर्चा करेंगे, बस आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पर लेबर सरकार सत्ता में क्या है? सत्ता में आ गई। और लेबर सरकार जब सत्ता में आई तो उस समय इसके पीएम कौन बनते हैं? बताइएगा जल्दी से, क्योंकि स्वतंत्र भारत के समय यही पीएम रहते हैं, ठीक ना, यही पीएम होते हैं। उनका नाम क्या है? क्लीमेट एटली। हाँ, वेरी गुड विजय, आपका सही रहा, क्लीमेट एटली यहाँ के पीएम बन जाते हैं। और इस समय तक, यानी कि हम लोग देखते हैं 1945 में आते जो सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, यह वर्ल्ड वार क्या हो गया? समाप्त हो गया। और जो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे, तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले का मुकदमा चला।
आप देखिए, एक बहुत बड़े वकील मोहम्मद जिन्ना भी रहते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी होते हैं, लेकिन देश के जब सैनिकों की बारी आती है, सैनिकों का आता है, तो देश बांटने की बात अलग है। छोड़ मतलब देश को बांटने के लिए जिन्ना मांग उठाई है, लेकिन जब लाल किले के ऊपर आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चलाया गया, तो आजाद हिंद फौज के सिपाहियों की तरफ से देश के दो बहुत बड़े वकील, एक जिन्ना और एक नेहरू, ये दोनों सपोर्ट में एक साथ अदालत में उतरते हैं। पहली बार ऐसा होता है। तो समझिए वो चित्र कैसा होगा कि दोनों एक दूसरे के परम शत्रु और सैनिकों के लिए वो दोनों एक साथ एक ही जुबान में अदालत के अंदर बातें कर रहे हैं और मुकदमा में आजाद हिंद फौज के सैनिकों को सुरक्षित मतलब बाइज्जत बरी करवाते हैं। तो हाँ, बाइज्जत बरी करवाए, ठीक ना। तो सैनिकों को बरी, क्योंकि देश के बड़े दो वकील थे, जिन्ना भी बहुत बड़े और नेहरू भी बहुत बड़े, दोनों के दोनों आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ खड़े थे। तो कौन सा उनको पराजित कर सकता था भाई? यही रीजन है कि लाल किले पर मुकदमा चलाया गया और लाल किले पर किसका? तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों पे। अभी तो बहुतों लोगों की कहानियां इसमें मिली आजाद हिंद फौज की, अभी टीवी पे जब आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को मिलेगा। अभी इसमें तो बहुत सारे सैनिकों का देहांत हाल फिलहाल में ही हुआ है, तो वो लोग बताते हैं। ठीक है, 1945 यहां देखिएगा। अब हम लोग विद्रोह का एक बार देख लेते हैं, विद्रोह को देख लेते हैं। 10 फरवरी 1946 में जो बंबई में 9 सैनिक थे ना, उन लोग उनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया। बंबई में 9 सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया। और फिर आगे अगर हम देखते हैं, या 9 सैनिक विद्रोह पूछा जाता है, याद रखना। फिर आगे देखते हैं 19 फरवरी 1946 को ही इसका कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई। और कैबिनेट मिशन में अगर देखा जाए, भारत के स्वतंत्रता देने के लिए कैबिनेट मिशन का घोषणा किया गया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया लेबर सरकार बनी हुई थी और हमेशा यह जो लेबर सरकार रही है, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से सिंपैथी रखी हुई थी, हमेशा से ही रखी हुई थी। और यही रीजन था कि इसकी गवर्नमेंट बनने के साथ ही यह अनुमान अब लगाया जाने लगा था कि अब भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सकती है। इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं? इसके सदस्य होते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, वहां की सरकार का है, जैसे आम आदमी पार्टी है ना, और भारत में अलग अलग पार्टियां हैं, वैसे ही पैंथिक, लॉरेंस, और तीसरा थे ईबी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग आते हैं कैबिनेट मिशन के लिए। और यह कैबिनेट मिशन भारत का पहुंच जाता है, दिल्ली का पहुंचता है। यह दिल्ली पहुंचता है 24 मार्च 1946 को। यह कैबिनेट मिशन कहां पहुंचा? दिल्ली में पहुंचता है, दिल्ली पहुंचा। और 16 अगस्त 1946 के द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया गया कि भाई साहब, हमें स्वतंत्रता तो चाहिए, लेकिन अलग देश के रूप में चाहिए। तो मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया, लीग द्वारा इसे क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार करने के बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। अब हमें अपना दिखाना पड़ेगा, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। जगह जगह पे भारत के हर एक क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दंगे आरंभ हो गए और लोग मरने लगे। तो यही वो समय है जब शुरू होता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, अर्थात डायरेक्ट एक्शन डे। इसकी क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। और अब यहां पर हारकर किसी भी तरीके से पाकिस्तान को अलग करना है, यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। और 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन होता है। और इस अंतरिम सरकार के गठन का नेतृत्व किसके द्वारा? मैं समझाऊंगा, पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अंतरिम सरकार वाला का नेतृत्व किसको दिया गया था? नेहरू जी को। किसको दिया गया था? नेहरू जी को दिया गया था। 20 फरवरी को इटली ने घोषणा किया। 20 फरवरी 1947 को इटली के द्वारा भारत की आजादी का घोषणा किया गया। इसका आता है इटली की घोषणा। जनवरी में सौरभ पॉलिटी क्या कराया जाएगा? इटली का घोषणा किया गया। और इटली का घोषणा किसमें हुआ था? हाउस ऑफ कॉमन में, हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी घोषणा किया जाता है। और घोषणा में यह कहा गया कि 30 जून 1948 तक भारत को आजादी मिल जाएगी। ठीक है ना, ये बातें कह दिया गया एटली के से, ये आपके एटली के द्वारा घोषणा में। अब देखिए, यहां तक जब सारी बातें कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम लोग इनका समय, बेबिल का समय 47 वाला समय क्या हो गया? समाप्त हो गया। और 47 वाला समय जो होता है समाप्त होने के बाद अब समय आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब मतलब ये घोषणा कर दिया गया, उसी समय भारत की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए एक वायसराय अंग्रेजों की तरफ से अंतिम वायसराय बनाकर भेजा जाता है। और उनका नाम क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम होता है? तो लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। इनका समय 1 साल का मात्र रहा, 47 से लेकर 48 तक, क्योंकि ये घोषणा किया गया था 30 जून 1948। सर आप बोले थे आइए का क्लास लेंगे 15 दिसंबर जी। तो यहां पर जो घोषणा किया गया था 30 जून 1948 तक, इसी को पूरा करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाता है अंग्रेजों की तरफ से अंतिम वायसराय बनाकर कि जाओ 48 तक भारत को विभाजित करके आ जाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जाकर लॉर्ड माउंटबेटन से किसी को, ये बात जान लीजिए, ये वायसराय के पास जाकर किसी को जल्दी बोलने की हिम्मत नहीं थी। और लॉर्ड माउंटबेटन उनके द्वारा ये कहा गया था कि भारत में 565 रियासतें हैं, भारत की 565 रियासतें जिसके साथ मिलना चाहती है उसके साथ मिल जाए, चाहे वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती है तो पाकिस्तान के साथ जाकर मिल ले, और हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहती है तो हिंदुस्तान के साथ जाकर मिल ले। ये इनके द्वारा स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया गया था। तो ये कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके पास जाते हैं, जाकर मिलते हैं और मिलकर बोलते हैं कि देखो आपने जो है, आप एक पेड़ है सर, हम सुने हैं कि सरदार पटेल को ही पीएम बनना था। जी जी जी, योग्य, यानी कि जो कांग्रेस का जो मतलब कि मेंबर थे ना, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही पीएम बनाना चाहते थे, योग्यता था उनमें।
रियल में योग्यता था। अगर कहा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर पीएम बने होते तो भारत का नक्शा कुछ और कोई होता। आप इससे अनुमान लगा लो ना कि नेहरू को भी हिम्मत नहीं होता था लॉर्ड माउंटबेटन से जाकर बात करने का। नेहरू भी डरते थे, ठीक है, इससे बात करने के। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे थे कि जो लॉर्ड माउंटबेटन को भी डांट दिया करते थे। उसके लिए क्या चाहिए? इंसान के अंदर जो है एक प्रकार से धैर्य शक्ति होना चाहिए, अपनी बातों को रखने का, ठीक है ना, उसके पास तरीका होना चाहिए कि सामने वाला भी जानता हो कि एक भी पॉइंट अगर हम गलत बोले तो ये मेरे को पलट सकता है। गांधी जी के प्रिय थे ना नेहरू, ठीक है। अब क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं, बोलते हैं कि देखिए सर, जो पेड़ है उसके सारे के सारे आम नीचे पड़े हुए हैं और ऐसा आप ही कर सकते हैं कि सभी पेड़ों को एक टोकरी में डलवा देना। मतलब उनका कहना यह था कि रियासतें सभी बिखरी हुई है और आप मदद कीजिए डलवाने का। आप इससे अनुमान लगा लो कि 565 जो रियासतें थी ना, वो तो राजा महाराजा थे ना, तो वो ब्रिटिश को अपने अंडर में मानते थे। ये नेहरू, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल या जिन्ना, उनके सामने कुछ थे क्या? कुछ नहीं थे। ये तो नेता थे ना। और जब ये किसी रियासत के पास जाते कि मेरे इंडिया में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, तो सीधा बोलते क्यों भाई शामिल हो, हम तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रहना चाहेंगे, हम तुम लोग के अंडर में नहीं। क्योंकि ये लोग, ऐसे लोग तो उनके घरों में कर्मचारी हुआ करते थे, इसलिए वो राजा महाराजा तो इनकी बात मानते नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जाकर जब लॉर्ड माउंटबेटन से यह बातें बोलते हैं कि टोटल पेड़ जो गिरे पड़े हैं उनको आप मिला दो, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने क्योंकि स्वयं एक राजा के मतलब कि कुल में से रहते हैं, जो वहां महारानी थी उसके परिवार से ये जुड़े हुए थे, तो यही रीजन रहा कि आप अपने राजाओं वाला वेशभूषा को पहनते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन धारण करते हैं, अपना रथ तैयार करवाते हैं और सभी रियासतों को ऑर्डर देते हैं कि आज मीटिंग है, सभी को आना है। यह आदेश था। लॉर्ड माउंटबेटन के आदेश से 565 की 565 रियासतें आती है, ठीक है। और आने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन एक ही घोषणा करते हैं कि देखो 3 जून से पहले आपको जिधर शामिल होना है उधर शामिल हो जाओ, यह मेरा क्या है आदेश है, ठीक है। यह आदेश क्या है वह दे देते हैं और वहीं से रियासतों का सम्मेलन की शुरुआत हो जाता है। उससे पहले कभी नहीं हुआ था। यही लॉर्ड माउंटबेटन है। और ये सारी इतना ज्यादा प्रिय क्यों थे? क्योंकि गांधी जी के चापलूस थे वो, गांधी जी के विरोध में कभी बोलते ही नहीं थे नेहरू जी, हमेशा गांधी जी, ठीक है। आप इससे अनुमान लगा लो ना, नेहरू जी थे ना, तो नेहरू जी के वंशज गांधी कैसे हो गए भाई? गांधी की टोपी क्यों लगाए? और अगर नेहरू जी है मानते थे तो महात्मा गांधी ने तो एक बात बोला था कि भारत की स्वतंत्रता मिल जाने के बाद कांग्रेस शब्द को हटा देना है, कांग्रेस नाम की कोई भी पार्टी नहीं रहेगी और सभी नेता अपनी अपनी योग्यता से अपनी पार्टी बनाएंगे और अपनी पार्टी पे लड़ेंगे। लेकिन क्या नेहरू ने ऐसा किया? नहीं किया। और आज भी देख लो, ठीक है, कि आज भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो 1947 अपनी स्वतंत्रता संग्राम की बातें करती है, लोगों की सिंपैथी मिलती है उससे और चुनाव जीत जाती है। भाई आपने नेहरू वाला टोपी गांधी वाला टोपी नेहरू ने क्यों लगा लिया? क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, कोई नहीं। अब लोग आते हैं माउंटबेटन पे। माउंटबेटन ने क्या कहा? 3 जून 1947, ठीक है ना, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा किया गया। माउंटबेटन प्लान की घोषणा किया गया और इसी घोषणा के द्वारा, माउंटबेटन प्लान के द्वारा ही भारत विभाजन की नींव रखी गई। भारत विभाजन की योजना यहीं पर, ठीक है। इटली के द्वारा, आप लोग साथ में नोट तो बना रहे हो ना? इटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। भारतीय स्वतंत्रता, बेचारी ये उस दिन रोए होंगे लोग, विधेयक प्रस्तुत किया गया, ठीक है। इनके द्वारा, सर जी राहुल गांधी पीएम बनने लायक है क्या? महेश जी, इन सब बातों के लिए हम लोग के पास समय ही नहीं है। टीवी चैनल वाले काफी है कि राहुल गांधी बनने योग्य है या नहीं है। हम लोग को पता है और हम लोग बोलेंगे नहीं, ठीक है। बस एक स्माइल कर देने से ही आगे वाला समझ जाएगा योग्य है या नहीं है। जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 को इन्होंने क्या कहा? स्वीकृति मिल गई। जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था, इसकी स्वीकृति कब मिला? 18 जुलाई 1947 को मिल गया। और 18 जुलाई 1947 को यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा होगी। और कब? 3 जून को यह समय दे दिया गया, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग बाहुबली जी। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के रहा। यहीं पर देखा जाए कि 7 अगस्त को जिन्ना कराची गए और कराची जाने के बाद इन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। अब देखिए, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, ठीक है। अब जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और लॉर्ड माउंटबेटन वापस कब गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन वापस जाता है 21 जून 1948 को। या क्या हो गया? वापस गया। इसके जाने के बाद भारत के स्वतंत्र भारत का और प्रथम भारतीय क्या नाम है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से लेकर 1950 तक भारत के वायसराय बनकर रहे थे। यानी कि हम लोग इनके बारे में लिख सकते हैं कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल एवं अंतिम गवर्नर जनरल,
ये बनते हैं। और इन्हीं के देखरेख में 26 नवंबर 1949 को भारत का क्या बना? भारत का संविधान बना। और 26 जनवरी को, क्योंकि इसके पीछे कहानी पता है कि रावी नदी पे सबसे प्रथम बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा किया गया था, उसी को देखते हुए 26 जनवरी को लागू करने की घोषणा किया गया। तो संविधान दिवस को मनाते हैं हम लोग कब? 26 नवंबर को, और यहां पे संविधान लागू हुआ। ठीक है, और संविधान लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का पद क्या हो गया? समाप्त हो गया। और यहां पे फर्स्ट राष्ट्रपति बिहार के रत्न क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। और इस प्रकार से जो हम लोग का सीरीज चल रहा था वो गवर्नर जनरल और वायसराय वाला, ये फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो 12 पीएम में क्लास में आएंगे ना, 12 पीएम में जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो उस समय हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ेंगे। 1900 से लेकर 1910 ईस्वी तक जितना भी कारनामे हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे, और एक एक ऐसे सीरीज करके हम लोग टोटल 1900 से लेकर 1947 तक के इतिहास को हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग इसको देखेंगे उस समय पे 12 बजे। तो आप लोग जाने से पहले जो लाइक का आप लोग के पास ऑप्शन मिलेगा, क्लास अच्छा लग रहा है, आप लोग को लग रहा है कि आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, तो उसको लाइक जरूर करके जाना, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, डेडिकेशन देना, और सब्सक्रिप्शन लेते हुए पीके टीम कोड का यूज जरूर करना। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को क्लास को देखने के लिए।